देश में हर 20 मिनट में एक रेप होता है और सबसे डरावनी बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर केसेस में गुनाहगार कभी पकड़े ही नहीं जाते। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं, ये एक ऐसा सच है जो हर बार सोसाइटी की असलियत सामने रख देता है। और ये कहानी उन्हीं में से एक सच्चाई को दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेलवे ट्रैक से। रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा, और उसी अंधेरे के बीच एक औरत पड़ी है, परमा। उसका शरीर बुरी तरह जख्मी है, कपड़े अस्त व्यस्त हैं और वो बेहोशी की हालत में है, जैसे जिंदगी और मौत के बीच कहीं अटक गई हो। एक आदमी की नज़र उस पर पड़ती है। पहले वो ठहरता है, घबराता है, लेकिन फिर हिम्मत करके उसे उठाता है और तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। और यहीं से कहानी पीछे जाती है। हम परमा की दुनिया में एंटर करते हैं, एक सिंपल मिडिल क्लास लाइफ, जहाँ छोटी छोटी खुशियाँ ही सबसे बड़ी लग्जरी होती हैं। उसका छोटा बेटा ध्रुव, जिसकी मुस्कान ही उसकी दुनिया है। उसका पति विनय, जो एक मॉल में काम करता है और अपनी फैमिली के लिए हर दिन मेहनत करता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, सेफ लगता है, जैसे ये दुनिया बाकी खतरों से अलग हो। परमा एक स्कूल टीचर है, काम, कंपोस्ट और अपने काम से प्यार करने वाली। वहीं उसकी मुलाकात होती है कार्तिक से, जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से जैसे पूरी तरह टूटा हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है, जैसे वो हर चीज़ को देखते हुए भी कुछ महसूस नहीं कर पा रहा। उसे अपने आसपास बहुत कुछ गलत दिखता है, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा वो अपने अंदर कुछ ऐसा ढो रहा है जो उसे चैन से जीने नहीं देता। फिर कहानी में एंट्री होती है रावी की, एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एडवोकेट। जब रावी कार्तिक को देखती है तो उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी होती है। अब तक कहाँ थे आप? वो उसे अपने घर ले जाती है और एक नाम लेती है, कावेरी दी। बस यही नाम सुनते ही कार्तिक के चेहरे पर वो दर्द साफ दिखने लगता है, जो शायद सालों से दबा हुआ था। कावेरी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये सिर्फ एक लॉस नहीं, ये एक अधूरापन है, एक गिल्ट है जो कार्तिक को अंदर से खा रहा है। हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कावेरी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे ना वो सह पाई और ना ही कार्तिक कभी भूल पाया। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं। एक दिन स्कूल में फेयरवेल पार्टी होती है। माहौल हल्का फुल्का है, हंसी, म्यूजिक, बातें, और बहुत दिनों बाद परमा जेन्युइनली खुश दिखती है। वो हंस रही है, एंजॉय कर रही है, जैसे कुछ देर के लिए सारी टेंशन्स भूल गई हो। विनय उसे लेने आता है, लेकिन उसे इतना खुश देखकर कह देता है, तुम एंजॉय करो, आराम से आ जाना। एक सिंपल डिसीजन, एक नॉर्मल मोमेंट, जो आगे चलकर एक नाइटमेयर बन जाता है। पार्टी खत्म होती है, रात गहरी हो चुकी है और परमा अकेली घर लौटने के लिए निकलती है। परमा चिल्लाती है, लड़ती है, खुद को बचाने की हर कोशिश करती है, लेकिन 5 दरिंदों के सामने उसकी हर कोशिश धीरे धीरे टूट जाती है। जो लड़का गाड़ी चला रहा होता है, वो बीच बीच में रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि ये सब गलत है, लेकिन बाकी 4 उसे इग्नोर कर देते हैं। परमा जब रेजिस्ट करती है तो उसे बेरहमी से मारा जाता है, पीटा जाता है, उसकी हर आवाज़ को दबा दिया जाता है, और फिर उसे उसी हालत में रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया जाता है, जैसे वो कोई इंसान नहीं, बस एक बेकार चीज़ हो। उधर विनय पूरी रात परेशान है। बार बार क्लॉक देखना, कॉल्स करना, बेचैनी, डर और एक अजीब सा फीलिंग कि कुछ गलत हुआ है। सुबह जब उसे पता चलता है कि परमा हॉस्पिटल में है, तो उसकी दुनिया वहीं रुक जाती है। वो ध्रुव को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। परमा आईसीयू में है, लेकिन वो वही परमा नहीं है जो कल तक हंस रही थी। वो बोल नहीं पा रही, देख नहीं पा रही, और जो उसके साथ हुआ है वो उसके हर सांस में महसूस हो रहा है। पुलिस आती है स्टेटमेंट लेने, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसकी आंखों पर जो किया गया था, उसके कारण वो साफ देख भी नहीं पा रही। कार्तिक भी हॉस्पिटल पहुंचता है, और जब वो परमा को उस हालत में देखता है तो उसके अंदर जैसे कुछ फिर से टूट जाता है, जैसे कावेरी की यादें, उसका गिल्ट, सब एक साथ वापस आ गया हो। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज में एक कार दिखती है। उसी कार का नंबर ट्रैक किया जाता है और कुछ देर बाद वो गाड़ी मिल भी जाती है, कूड़े के ढेर के पास। लेकिन गाड़ी को पूरी तरह साफ कर दिया गया होता है। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई क्लियर एविडेंस नहीं, जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर हर निशान मिटाया हो। इसी बीच एक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। विनय की लव मैरिज हुई थी और उसके घर वाले उसे समझाने लगते हैं, परमा को छोड़ दो, बच्चे को लेकर गांव चले जाओ। लेकिन विनय साफ मना कर देता है। उसके लिए परमा सिर्फ उसकी वाइफ नहीं,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। पुलिस आखिरकार 4 लड़कों को पकड़ लेती है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन जो सबसे शॉकिंग बात सामने आती है वो सबको हिला देती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में डीएनए मैच ही नहीं होता। मतलब जो साफ दिख रहा है वो टेक्निकली प्रूव नहीं हो पा रहा। केस यहीं से और उलझ जाता है और इसी बीच हमें कार्तिक की कहानी का एक और हिस्सा पता चलता है। कावेरी, उसकी पत्नी, उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। हेड इंजरी, लाइफ सपोर्ट, मशीन्स के सहारे जिंदगी, और फिर एक डिसीजन लाइफ सपोर्ट हटाने का। कावेरी ने जाने से पहले एक वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ी थी जिसमें उसने कहा था, मैं जा रही हूं, लेकिन तुम गिल्ट में मत जीना। लेकिन कार्तिक वो गिल्ट छोड़ ही नहीं पाया। वो बार बार सीसीटीवी फुटेज देखता रहता था, सोचता था अगर वो 10 सेकंड्स और रुक जाती तो शायद बच जाती, और यही सोच उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। निक्का को घर में सीधे सीधे कुछ नहीं कहा जा रहा था, लेकिन जो कहा जा रहा था वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। उसे इनडायरेक्टली समझाया जा रहा था, घर का खाना जितना खाना है खाओ, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अगर कुछ और खाने का मन करे तो बाहर बहुत कुछ मिलता है। मतलब साफ था, घर की इज्जत बचाकर रखो, गंदगी बाहर ही रहने दो। ये बात सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं थी, ये सोच थी, वो मेंटालिटी जो ऐसे क्राइम्स को जन्म देती है। उधर परमा, उसके अंदर डर पूरी तरह घर कर चुका था। ये सिर्फ डर नहीं था, ये ट्रॉमा था जो हर पल उसके साथ चल रहा था। विनय जब उसे छूता तो वो सहम जाती। उसके अपने ही घर में उसे खुद से भी डर लगने लगा था। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है, अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, जैसे वो अपनी पुरानी जिंदगी को पकड़कर वापस खींच लेना चाहती हो। लेकिन अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचती है तो रियलिटी उसे और जोर से तोड़ देती है। प्रिंसिपल उसे साफ मना कर देती हैं, मैं तुम्हें वापस नहीं ले सकती। कारण, बच्चे। वो उसे व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स दिखाती हैं जहां स्टूडेंट्स ने उसके रेप का मजाक बनाया हुआ है, मीम्स बनाए गए हैं, जोक्स चल रहे हैं। परमा के लिए ये दूसरा अटैक था, इस बार शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर। प्रिंसिपल कहती हैं, अगर तुम आई तो ये ड्रामा और बढ़ जाएगा। मतलब गलती उसकी नहीं थी, लेकिन सजा उसे ही मिल रही थी। अब पुलिस उसे बुलाती है सस्पेक्ट्स की पहचान करने के लिए। उन्हीं डायलॉग्स को लड़कों से रिपीट करवाया जाता है जो उस रात बोले गए थे। परमा सुनती है, देखती है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पाता। उस रात सब कुछ इतना अचानक हुआ था, इतना वायलेंट कि उसका दिमाग शॉक में चला गया था। चेहरे, आवाज़ें सब धुंधले हैं, और यही कन्फ्यूजन केस को और कमज़ोर कर देता है। फिर 20 मिनट और बीतते हैं और कहानी हमें याद दिलाती है, शायद इन 20 मिनट में फिर कहीं वही हुआ होगा। तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। उन 5 लड़कों में से एक मरा हुआ मिलता है, ठीक उसी जगह जहां परमा मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी दिखता है जिसने अपना चेहरा एक छाते से छुपाया हुआ है। बस यहीं से शुरू होता है एक नया चैप्टर। सोशल मीडिया उसे नाम देता है अम्ब्रेला मैन और उसे हीरो बना देता है। इंसाफ मिल गया, सही किया, ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन हर कोई इस सोच से अग्री नहीं था। रावी पूरी तरह इसके खिलाफ थी। उसका कहना था, जिसने मारा है वो भी गलत है। कार्तिक का जवाब सीधा था, अगर ऐसे लोगों को नहीं मारोगे तो ये बार बार करेंगे। रावी ने पलटकर पूछा, तो कोर्ट बंद कर दें क्या? कार्तिक हंसता नहीं, गुस्सा भी नहीं, बस एक कड़वा सच बोलता है, कोर्ट में मिलती है क्या सजा? ये सवाल सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये पूरे सिस्टम पर एक सीधा वार था। रावी मानती है, हाँ, हर बार न्याय नहीं मिलता, लेकिन वो आगे कहती है, अगर बदले में खून सही है तो अगला कदम क्या होगा? बदले में रेप भी सही हो जाएगा। और यही वो लाइन थी जो पूरी बहस को एक अलग लेवल पर ले जाती है। ये सिर्फ क्राइम नहीं था, अब ये सोसाइटी की सोच का कॉन्फ्लिक्ट था। उधर परमा, वो खुद अपने इमोशन से लड़ रही थी। वो विनय से कहती है, मुझे पता था कि वो उनमें से था और वो नहीं भी था। उसकी बातों में कन्फ्यूजन भी था और एक अजीब सा रिलीफ भी। किसी के मरने से अच्छा लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए था मुझे। ये लाइन दिखाती है कि ट्रॉमा इंसान को अंदर से कितना बदल देता है। रावी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। वो उस थाने की सीसीटीवी फुटेज मांगती है जहां कार चोरी की रिपोर्ट लिखी गई थी, लेकिन जवाब आता है, बंदरों ने तार काट दिए। इतना साफ झूठ
कि हर किसी को समझ आ जाए, लेकिन प्रूफ कोई नहीं कर सकता। सबको दिख रहा था कि सिस्टम मैनिपुलेट हो रहा है, लेकिन प्रूफ नहीं था। संजय और रावी आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं उस दुकान तक जहां लड़कों ने कपड़े बदले थे। संजय बताता है, उस रात 3 बजे निक्का के बाप ने इस दुकानदार को फ़ोन किया था, लेकिन उससे पूछताछ नहीं हुई क्योंकि ऑर्डर्स नहीं थे। मतलब ऊपर से दबाव था। रावी समझ जाती है, पैसा खेल रहा है, पावर खेल रही है, और सब कुछ डेलिबरेटली ऐसे किया जा रहा है कि लड़के बच जाएं। संजय भी मजबूर है क्योंकि उसका सीनियर उसी फैमिली से जुड़ा हुआ है। यहाँ जस्टिस सिर्फ कानून का नहीं, कनेक्शंस का खेल बन चुका था। इसी बीच नवरतन कॉम्प्रोमाइज़ की बात लेकर आता है। वो निक्का के पिता से रावी की मुलाकात करवाता है। रावी साफ कहती है, अगर सच बोलोगे, सबके नाम लोगे तो सज़ा कम हो सकती है। निक्का बताता है, समीर उसे उस दिन पहली बार मिला था, जिम के पास से उठाया गया था। लेकिन क्या ये सच था या एक और कहानी, ये साफ नहीं था। और तभी एक सीन आता है जो पूरी वाइब बदल देता है। क्लब के बाहर कार्तिक खड़ा है, एक हाथ में छाता, दूसरे में चाकू। उसकी प्रेजेंस ही डर पैदा कर रही थी। संजय एक वीडियो दिखाता है जिसमें कन्फेशन है, लेकिन रावी नोटिस करती है उसमें संजय की गन दिख रही है, मतलब कन्फेशन फोर्स था। रावी गुस्से में नहीं, लेकिन बहुत क्लियर होकर कहती है, हीरो बनना है तो अपने सिस्टम को तोड़ो, अपने ही सर्कल का चक्रव्यूह तोड़ो। उसकी बातों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक गहरी फ्रस्ट्रेशन थी। तुम्हें लगता है गुस्सा सिर्फ तुम्हें आता है? और फिर वो एक पावरफुल लाइन बोलती है, हम सब में इतना गुस्सा है, इतना पुराना, कि अगर निकल जाए तो आधी दुनिया जल जाएगी, लेकिन हमें जलाना नहीं है। ये लाइन पूरी फिल्म का मॉरल बन जाती है। इसी बीच एक और मर्डर होता है, इस बार भी अम्ब्रेला वाला आदमी। लेकिन ट्विस्ट ये है, उस वक्त कार्तिक रावी के साथ था, मतलब अम्ब्रेला मैन कोई और है। मिस्ट्री और डीप हो जाती है। अब फोकस जाता है समीर पर। उसकी बेटी उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां परमा पढ़ाती थी, और वो पिछले 2 हफ्तों से घर नहीं आया था। लोकेशन ट्रेस होता है और संजय उसे पकड़ लेता है। समीर डर नहीं रहा था, वो डील करने की कोशिश कर रहा था। पैसे ले लो, छोड़ दो, आप भी मर्द हो, समझते हो। उसकी सोच, उसकी बातें सब दिखा रही थीं कि उसके लिए ये क्राइम कोई बड़ी बात नहीं थी। संजय उसे एक सुनसान जगह ले जाता है और फिर उसे पीटता है। वो गुस्सा जो इतने समय से दबा था, अब निकल रहा था। लेकिन सिस्टम फिर सामने आ जाता है। उसका सीनियर कहता है, इतनी ईमानदारी क्यों दिखा रहे हो? मतलब सच बोलना यहां वीकनेस था। और फिर केस कोर्ट में पहुंचता है। परमा को कटघरे में बुलाया जाता है। उसका चेहरा ढका हुआ है, पहचान छुपाने के लिए, लेकिन उसकी आवाज, उसका दर्द अब छुप नहीं सकता। नवरतन उसकी तरफ झुककर धीरे लेकिन शार्प टोन में कहता है, जो आपके साथ हुआ है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हमें डिटेल्स चाहिए, एग्जैक्ट डिटेल्स। माँ की आंखें खाली सी हो चुकी थीं, लेकिन आवाज में एक अजीब सा डर था। वो गिन रहे थे कौन सबसे ज्यादा कर सकता है। 126 तक काउंट किया था उन्होंने। कोर्ट में हल्की सी हलचल होती है। नवरतन तुरंत पकड़ लेता है उस बात को। आपको एग्जैक्ट नंबर याद है, इसका मतलब आप होश में थीं, आप देख भी रही थीं, सुन भी रही थीं, किसी ने आपको बताया तो नहीं? माँ की सांसें तेज हो जाती हैं। हर कॉर्नर पर, हर बार, ट्रॉमा के बाद, फिर बैंक वाले कॉर्नर पर गिर गई थी मैं, और उसके बाद पूरे 2 घंटे मैं बस उन्हें देखती रही। 1 सेकंड का पॉज। वो हंस क्यों रहे थे सर? उस सवाल में दर्द नहीं, एक टूट चुका इंसान था। नवरतन फाइल पलटता है। आपने स्टेटमेंट में कहा कि आपकी स्कर्ट फाड़ दी गई थी, लेकिन पुलिस को जो स्कर्ट मिली वो कहीं से भी फटी नहीं है। तो अब ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो फाड़ी गई थी या सिर्फ नाड़ा खोला गया था या कुछ और। ये शब्द जैसे सीधे उसके जख्मों पर नमक बनकर गिरते हैं। परमा हल्के कांपते हुए बोलती है, मुझे फूल बहुत पसंद थे। सब चुप हो जाते हैं। उस रात मेरे सिर के पास एक बुके रखा था, और अब फूलों की खुशबू से डर लगता है। उसके हाथ कांप रहे थे। मन करता है सब जला दूं या भाग जाऊं कहीं। नवरतन फिर अटैक करता है। आप उस रात पार्टी से लौट रही थी ना? मैंने वीडियोस देखे हैं। आप काफी हैप्पी, फ्रेंडली और ओपन लग रही हैं। आपने शराब पी थी? नहीं। मतलब आप पूरी तरह होश में थीं,
फिर भी आप उन लोगों को पहचान नहीं पाई जिन्होंने आपके साथ ये किया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? रावी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो बीच में बोल पड़ती है, उसके साथ जो हुआ है वो आपके सवालों से ज़्यादा वायलेंट है। कोर्ट का माहौल भारी हो जाता है। नवरत्न ठंडे अंदाज में कहता है, ना तो मेरे क्लाइंट्स ने आपके साथ दुष्कर्म किया है और ना ही असली अपराधी मेरे क्लाइंट्स हैं। माँ धीरे से अपने मुंह से कपड़ा हटाती है। उसकी आंखों में शर्म नहीं, सिर्फ टूटन थी। शर्म तो मुझे खुद से भी नहीं है अब। चेहरा देखती हूँ शीशे में, पहचान में नहीं आता। अंदर सब बदल गया है, लेकिन बाहर सब वैसा ही है। इस दर्द की कौन सी धारा लगती है सर? कहाँ रिपोर्ट होती है ये? नरोथ ठंडे दिमाग से कहता है, मुझे दुख है जो इनके साथ हुआ, लेकिन ये आरोपी को पहचान नहीं पाई, ये इनकी गलती है। मेरे क्लाइंट्स क्यों सजा भुगतें? ये सुनकर परमा टूट जाती है। हाँ, गलती तो मेरी ही है। आंसू अब रुक नहीं रहे थे। मुझे स्कूल में होना चाहिए था, बच्चों को पढ़ा रही होती, लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैं रात में अकेले निकल गई? उसकी आवाज़ कांपती है। जिन लड़कों को मैं 6 साल से पढ़ा रही हूँ, उनमें से एक ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, उसे इनवाइट क्यों नहीं किया? वो मेरे बच्चे जैसे हैं। एक दर्दनाक साइलेंस। मुझे फांसी दे दो। बाहर की दुनिया और भी खतरनाक हो चुकी थी। लोग अब रावी के खिलाफ खड़े थे, क्योंकि वो अम्ब्रेला मैन के खिलाफ थी। लोगों के लिए वो एक हीरो था। एक आदमी भीड़ में से निकलकर रावी के चेहरे पर स्याही फेंक देता है, अम्ब्रेला मैन जिंदाबाद। और वो उसी हालत में कोर्ट के अंदर जाती है। रावी कोर्ट रूम में खड़ी होकर एक एक झूठ को तोड़ती है। डिफेंस कहता है कार चोरी हो गई थी, एफआईआर भी हुई, लेकिन उसी थाने का एसआई कुछ घंटों में जिम की सीसीटीवी लेकर आ गया। कहानी ये बनाई गई कि बंदरों ने तार काट दिए। वो हल्की सी हंसती है। ठीक है, मान लेते हैं, कार चोरी हो गई, फिर भी शादी में जाना जरूरी था तो लिफ्ट लेकर पहुंच गए। लेकिन शादी की फोटोज ही नहीं है। सैंपल मैच नहीं हुआ, मान लेते हैं। सर्वाइवर पहचान नहीं पाई, ये भी मान लेते हैं। एक पल के लिए पूरा कोर्ट शांत हो जाता है। तो अब हर केस ऐसे ही खत्म हो जाएगा? उसकी आवाज़ और तेज हो जाती है। कल एक 8 साल की बच्ची का केस है मेरे पास, वो भी नहीं पहचान पाएगी तो क्या वो केस भी खत्म? धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगती है। संजय मान लेता है उसने सैंपल बदलकर झूठी रिपोर्ट बनाई थी, नौकरी बचाने के लिए। उधर कार्तिक अंदर ही अंदर टूट रहा था। दुनिया मुझे हीरो मान रही है, लेकिन मैं खुद को राक्षस महसूस कर रहा हूं। बॉस उसे देखता है। हत्या कभी हीरो नहीं बनाती। तुम किसे मारना चाहते हो, अपराधियों को या खुद को? कार्तिक के पास जवाब नहीं था। फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जो पूरे कोर्ट को हिला देता है। समीर की बेटी गवाही देती है। रात 11 बजे मेरी आंख खुली, पापा गार्डन में कपड़े जला रहे थे और उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। अब पजल कंप्लीट होने लगता है। जिम की सीसीटीवी कंफर्म करती है टाइमिंग 9:30 बजे की है, जबकि चोरी की रिपोर्ट 8 बजे लिखाई गई थी। मतलब झूठ, पूरा झूठ। उधर कार्तिक सरेंडर करने पहुंच जाता है। कोर्ट रूम में नवरत्न एक मासूम बच्ची से सवाल करता है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता ऐसा कर सकते हैं? बच्ची मासूमियत से जवाब देती है, वो तो रोज मम्मी के साथ करते थे। बस पूरा कोर्ट सन रह जाता है। क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट में रावी की आवाज कांपती नहीं, लेकिन दिल टूट चुका होता है। सिर्फ सजा देना न्याय नहीं है। न्याय तब होगा जब कोई लड़की रात में बिना डर के घर पहुंच सके, जब जोक सुनकर उसे भी हंसी आए, डर नहीं। वो 13 साल पुराना केस सामने लाती है। एक लड़की जिसने बदनामी के डर से केस वापस ले लिया, सेटलमेंट हो गई और उसी अपराधी के साथ 4000 दिन से ज्यादा जी रही है, बीवी बनकर। उसके लिए व्रत रखती है, अपनी बेटी को उसे पापा कहते हुए देखती है। क्या ये न्याय है? हमारे पास कोई औकात ही नहीं है न्याय देने की। बस एक फैसला हजारों सर्वाइवर्स के लिए एग्जाम्पल बन सकता है। जज आखिर में कहती हैं, सभी सबूतों के आधार पर यह साबित होता है कि 5 आरोपी शामिल थे। फाइनल जजमेंट कल सुनाया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट से निकलते वक्त अचानक गोली चलती है। कार्तिक को निक्का के पिता ने मार दिया था। एम्बुलेंस आती है, लेकिन इस बार कोई नहीं बचता। ध्रुव ये सब अपनी आंखों से देखता है और फिर धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। परमा की लाइफ बाहर से फिर नॉर्मल हो चुकी है। एक हैप्पी फैमिली, सब कुछ वैसा ही, लेकिन अंदर जो टूटा था वो कभी पूरी तरह जुड़ता नहीं। फिर भी उसने डर को हराया है
और अब वो फिर से चल रही है, अकेले, इस दुनिया में जहां दरिंदे अब भी जिंदा हैं।